अप्लाइड फिजिक्स एक्सपेरिमेंट नंबर 12 परमानेंट मैग्नेट एंड कंपासेस से रिलेटेड है। इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ये सारी क्या चीज़ें हैं और इनके डिफरेंट सिनेरियोज क्या हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम इस क्लास में स्टडी करेंगे, देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट लेना है मैग्नेटिज्म का। इट इज द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन द मटेरियल। किसी भी मैग्नेट के गिर्द वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो किसी दूसरे ऐसे मटेरियल के ऊपर वो इफेक्ट दे सके जिसकी वजह से या तो वो उसके करीब अट्रैक्ट हो या रिपेल हो। द इफेक्ट इज ड्यू टू द अनबैलेंस स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम। जो भी मटेरियल जिसमें आप उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट डालना चाह रहे हैं मैग्नेटिज्म का, उसमें ये क्या चीज है, तो मैग्नेटिज्म अनबैलेंस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। अब वो अनबैलेंस स्पिन क्या चीज है वो मैं अभी आपको आगे पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्क्राइब कर देता हूँ। इट इज रेडीली ऑब्जर्व एवरी डे फ्रॉम द सिंपल मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स नेल्स एंड अदर मेटल्स टू कैसेट टेप्स टू मैग्नेटिक ड्रिवन ट्रेन्स। मैग्नेट के जरिए से चलने वाली ट्रेन्स या कैसेट टेप्स होगी या ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए से मैग्नेट जो है वो इन चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ या आपकी नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में है। अब ये वो बात था आपको सामने जो कह रहा था कि अनबैलेंस स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि किसी डायरेक्शन में भी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर सकता है अपने एटम में। अपने एटम के शेल में मौजूद उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन क्या होगी या नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगी। अगर तो आपके पास वो इस तरह से मूवमेंट दे रहा है, इट्स मीन कि आपके पास जो इसकी स्पिनिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास नॉर्थ पोल आ रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास साउथ पोल आ रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से आउट होंगी और साउथ में इंटर होंगी। इस तरह आपके पास अगर वो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज स्पिनिंग देगा, तो क्लॉकवाइज स्पिनिंग की वजह से आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ हो जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरह सिमिलरली जैसा आपको पहले पिक्टोरियल फॉर्म में बताया कि नॉर्थ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होंगी और साउथ के अंदर एंटर होंगी। ये था आपके पास नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म। जनरल प्रॉपर्टीज में आपके पास मैग्नेट के दो टू पोल्स हैं, एक आपके पास नॉर्थ पोल है, एक आपके पास साउथ पोल है। जो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास आ रहा है वो नॉर्थ पोल को सीक कर रहा है। सिंपली इसका जो अपोजिट पोल होगा वो आपके पास साउथ पोल होगा। मैग्नेट जो है वो आपके पास डिफरेंट किस्म के शेप, साइजेस और बहुत सी चीज़ों के तरह के होते हैं, लेकिन इसमें हमेशा के लिए आपको ये देखना है कि दो पोल्स गिवन होते हैं और दो पोल्स में आपको मतलब ये कह रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। अगर आप किसी भी मैग्नेट को पीसेस में कट कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं तो आपके पास उसका नॉर्थ और साउथ पोल अलग से हर पीस का आइडेंटिफाई हो जाता है। जिस पोजीशन पे जिस टाइम पे आप उसको कट करेंगे या आप उसको बेंड करके तोड़ देंगे तो वहां से उसके नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं अगर ये सेंटर पॉइंट से तोड़ता हूँ तो इसका ये वाला सिरा जो है वो यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा और इस तरफ के जो पार्ट्स है या पीस जो है उसका ये वाला सिरा आपके पास नॉर्थ पोल हो जाएगा। सिमिलर आपके पास ये चीज आपको नजर आ रही है जनरल प्रॉपर्टीज में कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। जिस पोजीशन पे आपने उसको ब्रेक डाउन किया वहां पर उसी टाइम पे आपके पास साउथ और नॉर्थ पोल जो है वो अलग हो जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये रिपेलिंग हो रही है, ये अट्रैक्शन हो रही है। साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद जो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है वो आपके पास है कूलम्स लॉ। सबसे पहले आपके पास मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड के अंदर कूलम लॉ जो है वो डिफाइन होता है। फॉर दैट फोर्स which is acting between two magnets or between two bodies which can attract or repel each other. So that force will the attraction or repulsion force between two magnet poles
is directly proportional to the strength of the pole and inversely proportional to the square of the distance between them. चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम फ्रेंच फिजिशियन है जिसने अपना ये लॉ प्रेजेंट किया हुआ है, कूलम्स लॉ, मैग्नेटिज्म से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। अगर तो आपके पास ये स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स की बात कर रहा है तो ये मैग्नेट्स की बात कर रहा होगा। अगर वो कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मींस के चार्जेस आ रहे हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ को अपीयर कर रहा होगा। तो कूलम लॉ बेसिकली आपके पास एक ऐसा लॉ है जो कि किसी भी दो बॉडीज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन को प्रेजेंट करता है। अब वो दो बॉडीज इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर आपके पास वो दो बॉडीज जो है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल हो सकते हैं किसी भी मैग्नेट के। ये आपके सामने जो है वो चार्जेस को प्रेजेंट किया गया है। उनमें ये आपको बताया जा रहा है कि चार्ज की क्वांटिटी है Q1 और दूसरे चार्ज की क्वांटिटी है Q2। इसमें Q1 जो है वो नेगेटिव है, Q प्लस जो है वो Q2 जो है वो आपके पास पॉजिटिव है। तो दोनों अपोजिट चार्जेस होने की वजह से दोनों में जो फोर्स आ रही है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है। इसके अलावा जो आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस है Q1 Q2, तो दोनों में फोर्स जो आ रही है वो क्या आ रही है, फोर्स ऑफ रिपल्जन आ रही है। अब इस फोर्स ऑफ इन दोनों के लिए जब आप फोर्सेस की डायरेक्शन को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि आपके पास नेगेटिव से आउट आउट हो रही हैं और पॉजिटिव में इन हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से। तो यहाँ से अगर आप देखें, पॉजिटिव से आउट होंगी और नेगेटिव में इंटर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ से अगर देखेंगे कि जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को F21 के F फोर्स लग रही है Q2 चार्ज के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू 1। इसी तरह अगर Q2 Q1 के ऊपर चार्ज लगाता है, Q1 अगर Q2 के ऊपर चार्ज लगाता है तो वो ये कहता है कि आपके पास फोर्स लग रही है Q1 के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू 2। जब ये फोर्सेस आपके पास लग जाती हैं तो यहाँ पर आपके पास इस फोर्सेस में इन चार्जेस की स्ट्रेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय K constant, which is a Coulomb's constant, and divided by R square, the square of the distance between that two charges or between two poles। तो ये आपके पास आ जाता है सिंपलेस्ट, जो कि आप प्रीवियसली चीजों के बारे में स्टडी कर चुके हैं और देख चुके हैं। अब इन कूलम्स लॉ के अंदर वो कहता है कि इन द MKS सिस्टम ऑफ द unit of the charge is coulomb and the force is expressed in Newton and the distance in meter। ये इनके यूनिट्स है। अब कूलम्स लॉ जो है वो अपनी यूनिट्स को कहता है कि जो कूलम है वो लार्जेस्ट यूनिट है और उसकी जगह हम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट स्टेट कूलम इस्तेमाल करते हैं। इसके इक्वल कहता है कि 1 कूलम जो है वो इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के बराबर है। इस तरह 1 कूलम जो है वो 1 × 10⁻⁶ माइक्रो कूलम के बराबर है। एक्सपेरिमेंट से रिलेट हमें किया क्या कि हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो के की वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास इसके कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है किसी भी चार्ज की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इज नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और रॉबर्ट माइकल ने इस चार्ज की वैल्यू को 1.6 10⁻⁻19 कूलम प्रेजेंट किया है। एंड दिस इज आल्सो फॉर द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये आपके पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन के लिए भी सिमिलर वैल्यू रखेगा। अब दोनों की नेचर तो अलग है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, बट दोनों के ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी है वो सेम है, नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 आ रही है। हम इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम इलस्ट्रेट करते हैं, देखते हैं कि आपके पास एक चार्ज जो है वो दो चार्जेस जो है वो 2.5 × 10⁻⁻10 कूलम और -3 × 10⁻⁻10 कूलम्स 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूरी पे हैं।
कैलकुलेट करना है आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द ईच चार्ज, हर चार्ज के ऊपर उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी होगी वो आपने प्रेजेंट करनी है। अब जब F21 लगती है, मतलब Q1 जब Q2 के ऊपर चार्ज लगाता है, तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब अट्रैक्ट करेंगे। तो अब जब F1 F2 के Q1 जब Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, इट वुड बी कंसीडर एज F21, एंड जब Q2 जो है वो Q1 के ऊपर चार्ज लगाएगा तो इट वुड बी कंसीडर एज F12। अब दोनों के आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो जब डायरेक्शन से आपको ये पता लगा कि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और मैग्नीट्यूड हमने इस फॉर्मूले से जरिए आपको पुट करके दिखा दें। अब जब भी आपके पास फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो ये आपको बताएगा कि इसकी नेचर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो ये आपको बताएगा कि इसकी नेचर क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्जन की। ये आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेना है और याद रखना है। जैसे कि आपके पास ये नजर आ रहा है, द रिजल्ट ऑफ F इज इक्वल्स टू -6.7 5 into 10 to the power minus 8 Newton, means that F12 has a magnitude of 6.7 5 into 10 to the power minus 8 Newton and is directed toward a Q1। F12 जो है वो इसके ऊपर डायरेक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ गया, और ये इसके ऊपर डायरेक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव में आ गया। तो इससे ये पता लगा कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स Q2 वो हमारे पास ऐसे आ जाएगी। अब दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। एक इस तरफ की डायरेक्शन है और दूसरे की इस तरफ डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव में दूसरा नेगेटिव में। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 है, उसमें आपको ये आप चार्जेस दे दिए गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, साथ में डिस्टेंस भी दे दिया गया है, और आंसर आपको सामने बता दिया गया है, आपने वैल्यू खुद आइडेंटिफाई करनी है। इसमें कहता है कि द नेगेटिव साइन द आंसर इंडिकेट दैट फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये नेगेटिव साइन हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों में आपके पास चार्ज जो है वो एक कोई पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यू आंसर में फोर्स की नेगेटिव में आ रही है। तो जब अपोजिट चार्जेस आ गए, इट्स मीन कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और अगर यहाँ पर प्लस वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो ये जो बात आपको की गई है, सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपको इस कंप्लीट सिनेरियो के अंदर इस पे पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसमें दो सिनेरियोज आपके पास आ रहे हैं, जिसमें दो पॉजिटिव चार्ज हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के दरम्यान में फोर्स ऑफ रिपल्जन आ रही है। तो ये सिनेरियो आपके सामने है, कैलकुलेटेड फॉर्म में है, आप लोग इसको देखेंगे। कोई क्वेश्चन हुए तो आप लोग क्यूरी कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर। ये F13 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि -12 में आ रही है। ये F13 ये चार्ज Q1 जो है वो चार्ज Q2 Q3 जो है वो चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, या Q1 जो है वो Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो इसलिए उसका साइन जो है वो नेगेटिव में आएगा। और F12 के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो आपके पास पॉजिटिव में आ रही है, तो दोनों आपस में सेम सिमिलर चार्जेस हैं, इसलिए ये रिपेल करेंगे। ये वैल्यूज आप इस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जब आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, इनके एक्स वाई कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद, ये एक्स कंपोनेंट आ गया, ये वाई कंपोनेंट आ गया, जब नेट फोर्स आ गई वो आपके पास कितनी आ गई, 2.96। तो एक आपके पास जो है वो 1.2 न्यूटन आई, दूसरी आपके पास -3.375 न्यूटन आई। इसमें जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो 2.96 न्यूटन वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था, तो आपने सॉर्ट आउट किया। बाकी ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि आप लोग अपनी तरफ से इसको आइडेंटिफाई करें, इनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, और इनके आंसर्स आपके सामने दे दिए गए हैं। इसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की क्या वैल्यू होगी, क्या चीज़ है, इसको हम देखते जाएंगे। एक्सपेरिमेंट शोज दैट स्टेशनरी चार्जेस जितने भी हैं उनमें पार्टिकल डज नॉट इंटरेक्ट विद द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड।
वो कभी भी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन। जो चार्जेस स्टैटिक होते हैं, उनका स्टैटिक मैग्नेट से कोई काम नहीं होता। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं थ्रू मैग्नेट फील्ड, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फिर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाती है। अगर तो वो फोर्स आपके पास परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो फिर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। अगर तो वो मूवमेंट आपके पास किसी स्पेसिफिक एंगल पे आ रही है, परपेंडिकुलरली नहीं आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो फिर आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। और जब ये बिल्कुल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मूवमेंट शुरू हो जाएगी इसकी, तो फिर ये आपके पास कहेगा कि इसमें बिल्कुल जीरो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, आपके पास वैल्यू आ रही है। यहाँ से आप जो है ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई बी साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है क्यू और मल्टीप्लाई बाय वी बी के। क्यू इज द सिंपलेस्ट चार्ज एंड वी बी विल बी कंसिडर एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो क्योंकि ये हम सिर्फ मैग्नेट की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी में आपके पास वेलोसिटी को तस्करा करना जरूरी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें फिर इस ई के अंदर आ जाती हैं, विच इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बट दिस इज स्पेसिफाइड एज, उसमें से जब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो दिस इज स्पेसिफाइड एज द मैग्नेटिक फील्ड। ये बी जो है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसको आपने क्लैरिफाई कर लेना है। तो जब इन मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी ऐड हो जाती है तो ये आपके पास फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसकी वैल्यू आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस क्यू ई को साइन थीटा को आप डिवाइड करें आपसे, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स में उसकी जो यूनिट है वो टेस्ला है, और टेस्ला आपके पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, पर मीटर सेकंड के इक्वल है। अगर इसको हम कंपैरेटिवली इजी करें तो इसमें ये कूलम जो है वो चार्ज है और ये एस जो है टाइम है। तो क्यू डिवाइडेड बाय सी जो है वो आपके पास कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम आ रहा है, जो कि आपके पास वैल्यू किसकी है, एम्पेयर करंट की। तो वो करंट की वैल्यू को आपने यहाँ इक्विलेट कर लिया। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड है कॉजेज जी, जिसमें आपके पास एक टेस्ला जो है वो 10⁴ जी के वैल्यू के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स उसमें आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो अभी आपके सामने ये बात की गई है, जब भी आपके पास थीटा की एंगल 90 डिग्री होगी, मींस कि जो मूवमेंट है किसी भी पार्टिकल की, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली मूव कर होगा, तो तब आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। क्योंकि 90 के एंगल के ऊपर आपके पास साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, और इससे जितने भी एंगल कम होता जाएगा परपेंडिकुलर से, तो आपके पास उतने ही साइन थीटा की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, तो फिर आप जो है वो उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो लगा रहा है इसके ऊपर। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स हैज इज, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एफ मैक्स इज इक्वल टू क्यू ई बी है, जिसमें साइन थीटा आपके पास 90 डिग्री के इक्वल हो चुका है। एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द बोथ वी एंड बी, ये आपको नजर आ रहा है, वो वी और बी के दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपके पास आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से, और ये सारी चीजें हमें फोर्स के बारे में कैसे पता लगती हैं, राइट हैंड रूल के हिसाब से। जो राइट हैंड रूल नंबर 1 है उसमें ये चीज हमें बताता है कि आपका जो थंब है वो आपके लिए फोर्स की वैल्यू शो कर रहा है, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपके लिए करंट की वैल्यू शो कर रहा है, जो कि क्यू वी के बराबर आ रही है। और जो आपके लिए बी की वैल्यू शो कर रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका रूल नंबर 1 है, राइट हैंड रूल। उसमें आप ये सारी चीजें कहीं भी किसी भी डायरेक्शन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन 3 चीजों से।
क्योंकि अभी बताया गया कि आपके पास फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है बी और वी के। तो इस तरह इन सब में जो है वो 90 का एंगल डिफाइन हो रहा है। तो जो 90 का एंगल जहाँ डिफाइन होता है, इट्स मीन कि वहाँ हमारे पास साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू देता है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 वैल्यू आती है। तो जहाँ साइन थीटा अप्लाई होता है, तो वहाँ तमाम चीज़ों में, तमाम क्वांटिटीज़ में क्रॉस प्रोडक्ट अपीयर होता है। जैसे कि आपके पास ये क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी वैल्यू दे रहा है। उसके बाद रूल नंबर 1 को अगर आप किसी भी कंडक्टर के अप्लाई करके वो देखते हैं, तो आपको ये नज़र आता है, देखें, कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और कर्लिंग फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आई एल जो है वो आपको, आपके पास जो है वो यहाँ पर वैल्यू दे रहा है क्यू वी की। जैसे आपके पास आई फॉर क्यू करंट चार्जेस एंड एल फॉर लेंथ। अब वो चार्जेस का फ्लो किसी भी स्पेसिफिक लेंथ के अंदर, तो उसमें वेलोसिटी भी ऐड हो जाती है। तो आई वी इज बेसिकली अ क्यू वी, जो कि यहाँ पर एज अ फोर्स प्रोडक्ट आ रहा है। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी, फोर्स अब किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, थम्स के हिसाब से वो कह रहा है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी किसी चार्ज के ऊपर मूवमेंट के लिए। जितनी ज्यादा आई, उतनी ज्यादा आई की वैल्यू लगेगी, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी लगेगी। रूल नंबर 2 के अंदर वो ये कहता है कि आपके पास 3 फिंगर से काम हो रहा था रूल नंबर 1 में। इंडेक्स फिंगर जो है वो आपके पास करंट थी, मिडिल फिंगर आपके पास बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, थंब जो है वो आपको प्रेजेंट कर रहा था मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। जब हम रूल नंबर 2 के अंदर आते हैं, तो रूल नंबर 2 में हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि बी की वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा थंब से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा कर्लिंग फिंगर। तो कर्लिंग फिंगर आपके जो है वो किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट को। तो जो कर्ल योर फिंगर इनटू द हाफ सर्कल में कर्ल जब कर लेते हैं अराउंड अ वायर, तो दे पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करेगा। एंड पॉइंट्स योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर तो करंट आपके पास इस कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो कर्लिंग फिंगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपके पास कर्लिंग फिंगर जो है वो आपके पास क्लॉकवाइज होगी। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। होपफुली आप लोग जो है अगर इसको रीड करेंगे तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। फिर भी अगर मुश्किल लगी तो आप लोग इनबॉक्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सोल्यूशन भी साथ गिवन है। फिर ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, सिमिलरली इसका भी सोल्यूशन साथ में ये देख रहे हैं गिवन है। फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कैसे होगी। अब जब कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर आप देखते हैं उसकी स्पेसिफिक लेंथ है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट आई की वैल्यू आ रही है, साथ में साइन थीटा की वैल्यू आ रही है। इन तमाम चीज़ों को इक्वलेट करेंगे तो फोर्स की इक्वल आएगा, जिसमें थीटा जो है वो एंगल हेड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों में जो डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू आ रही है, करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट की और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, वो थीटा से रिप्रेजेंट होगी। बी जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट आ रही है, आई जो है वो इज द करंट है, आई आपके पास स्पेसिफिकली करंट है,